मैं डॉक्टर अवंतिका कौशिक, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी, गवर्नमेंट ईवीपीजी कॉलेज कोरबा, बीए फाइनल ईयर के पेपर 2 ह्यूमन डेवलपमेंट के एक चैप्टर इकोलॉजिकल फैक्टर्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। इकोलॉजिकल फैक्टर्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव के विकास के पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक से तात्पर्य है कि उसके आसपास के वातावरण में उपस्थित वे जीवित और अजीवित कारक जो उसके विकास को प्रभावित करते हैं। जीवित से तात्पर्य है जैसे उसकी फैमिली, उसके यार दोस्त, उसकी पड़ोस, उसका स्कूल। और अजीवित से तात्पर्य उसके स्कूल का आकार, उसके परिवार का आकार, उसके घर का आकार, उसकी कॉलोनी का स्टेटस। तो इस प्रकार मानव के विकास में ये जीवित और अजीवित कारक मिलके प्रभाव डालते हैं और इनकी जो फैक्टर्स हैं इनका अध्ययन करना ही उसके विकास की प्रक्रिया को बताता है। अब क्योंकि ये इतना बड़ा विशाल कारक है कि इसको सिस्टमेटिक अध्ययन करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक यूरी ब्रोनफेनर ने इसका अध्ययन करने के लिए एक सिस्टमेटिक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी कहा जाता है। और आजकल तो मनोवैज्ञानिक इसे बायो इकोलॉजिकल मॉडल भी कहते हैं। यूरी ब्रोनफेनर के अनुसार मानव के आसपास के जो पर्यावरणीय कारक हैं, अगर इनका अध्ययन करना है तो हम मानव को या शिशु को बीच में रखें और इन कारकों को अगर 5 स्तरों में बांट दें और इन स्तरों को गोलाकार घेरे में क्रमशः 5 लेयर के बारे में बताएं तो मानव के विकास को सरलता से समझा जा सकता है। इन 5 स्तरों को इन्होंने नाम दिया है माइक्रो सिस्टम, मीसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो सिस्टम की। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। तो सूक्ष्म सिस्टम, सूक्ष्म तंत्र या सूक्ष्म मंडल। सूक्ष्म मंडल जो बच्चे के सबसे पास का लेयर है या उसके पहला लेयर है जो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। और इस स्तर में आते हैं उसके माता पिता, उसकी फैमिली, उसका स्कूल, उसके दोस्त और उसके भाई बहन। इन सब के साथ उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, वो इन सब के साथ रहता है, रोज उनसे बातचीत करता है, उनके साथ आना जाना होता है, सारा व्यवहार होता है। तो इनके साथ उसका रिलेशन जितना अच्छा होता है उसका उसके विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कहा गया है कि ये जो रिलेशन होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों के बीच में अंतःक्रिया होती है और ये अंतःक्रिया जितनी अच्छी होती है विकास उतना अच्छा होता है। माता पिता के द्वारा बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाती हैं और सीख जाने पर गुड या वेरी गुड कहा जाता है। एक शांत बच्चा, आज्ञाकारी बच्चा हमेशा माता पिता से प्रोत्साहन प्राप्त करता है। इसके विपरीत एक जिद्दी और शैतान बच्चे को हमेशा दंड ही मिलता है। इसी प्रकार की स्थिति स्कूल में भी होती है। स्कूल में जो होमवर्क करके ले जाता है बच्चा, जो अच्छे से आज्ञा को मानता है, स्कूल के नियमों का पालन करता है, उसे गुड बॉय कहा जाता है। इसके विपरीत जो इन नियमों का पालन नहीं करता, होमवर्क नहीं करता, उसे दंडित किया जाता है। सिबलिंग या भाई बहनों के साथ उसका व्यवहार जैसा रहता है, इसी तरह से साथियों के साथ उसका व्यवहार सहयोगात्मक हुआ, प्रेम पूर्वक रहा। यानी ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनके साथ उसका रिलेशन जितना पॉजिटिव होता है उतना ही पॉजिटिविटी माहौल में रहती है और उसके विकास को सकारात्मक प्रभाव डालती है और इसके द्वारा उसका सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो यूरी ब्रोनफेनर की इस थ्योरी का ये पहला लेयर सबसे महत्वपूर्ण है जो मानव के विकास में सामाजिक और सांवेगिक विकास को लाता है। दूसरा लेयर जो है वो है मीजो सिस्टम, जो माइक्रो सिस्टम के जस्ट बाद में आता है। इस स्तर के बारे में उन्होंने कहा कि ये सेकेंड लेयर है और ये माइक्रो सिस्टम के जो फैक्टर्स हैं उनके बीच में होने वाली अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। अर्थात बच्चे की फैमिली, उसके माता पिता, उसके दोस्त यार और उसके नेबर्स, इनके बीच में जो रिलेशन है वो जितना अच्छा होता है
बच्चे का विकास उतना ही अच्छा होता है। जैसे माता पिता और पड़ोसियों के बीच में रिलेशन अच्छे हैं तो वहाँ का माहौल बहुत सकारात्मक रहेगा। उनके बीच में प्रेम पूर्वक व्यवहार होगा, भोजन का आदान प्रदान होगा, संस्कृतियों का त्यौहार मिलजुल कर मनाए जाएंगे। बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा जो उसके विकास के लिए पॉजिटिविटी देगा। इसी तरह से स्कूल में टीचर और माता पिता का व्यवहार, उन दोनों के बीच में ये रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा तो बच्चे के विकास के लिए दोनों मिलकर प्रयास करेंगे, बच्चे की समस्या को समझेंगे और उसे अच्छा बच्चा बनाने के लिए दोनों मिलकर प्रयास करेंगे। इसके विपरीत अगर माता पिता शिक्षक में कोई नुस्ख निकालते हैं या शिक्षक ऐसा समझता है कि बच्चे के विकास के लिए माता पिता सकारात्मक प्रयास नहीं कर रहे हैं और वो उस पर ध्यान नहीं देता या इसके लिए माता पिता को उत्तरदायी मानता है, तो इन दोनों की वजह से बच्चा ये समझ नहीं पाता कि कौन सही है, उसे निर्णय लेने में भी परेशानी होती है और उसका व्यवहार भी प्रभावित होता है। इस तरह से उसे सकारात्मक माहौल नहीं मिल पाता। इसी तरह से बच्चे और उसके दोस्तों के बीच का, समूह के बीच में जो रिलेशन है वो भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर माता पिता ये मानते हैं कि ये दोस्त अच्छा है, इसका उठक बैठक अच्छा है, इसकी आदतें अच्छी हैं, इसके साथ खेलो, इसके साथ नहीं खेलो, तो इससे भी बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है और उसे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना है, कौन सही है, और निर्णय नहीं कर पाता और इससे उसका विकास प्रभावित होता है। इसी तरह से भाई बहनों के साथ उसका संबंध जैसा है। तो इस प्रकार ये जो मीज़ो सिस्टम है ये इस पर निर्भर करता है कि माइक्रो सिस्टम के जो सारे सिस्टम हैं उनके बीच में रिलेशन जितना अच्छा होगा बच्चे का विकास उतना ही सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा और वो अच्छी तरह से अच्छा व्यक्तित्व को गढ़ेगा। एक्सोसिस्टम जो नेक्स्ट लेयर है, हमने अभी पढ़ा है कि यूरी ब्राउन फ्रेनर का जो ये सिद्धांत है वो 5 स्तरों की बात करता है। अभी हमने 2 स्तर पढ़े। ये थर्ड लेयर है जिसे कहते हैं एक्सोसिस्टम। एक्सोसिस्टम बच्चे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहता है। जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि उसका स्कूल, उसके दोस्त, उसके टीचर्स, इन सब से वो डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है क्योंकि रोज़ स्कूल जाता है, रोज़ खेलने जाता है, दोस्तों के साथ रहता है, भाई बहनों के साथ रहता है। लेकिन एक्सो सिस्टम में वो फैक्टर्स आते हैं जो बच्चे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, लेकिन इन फैक्टर्स का भी उसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसे माता पिता का वर्क प्लेस, माता पिता के वर्क प्लेस में आवश्यक नहीं है कि बच्चा जाए, लेकिन फिर भी वो किस तरह से प्रभावित करता है। अगर माता पिता बहुत अच्छी जगह काम करते हैं जहाँ उन्हें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है तो इस अच्छी सैलरी से उनका स्टेटस बहुत अच्छा होगा, उनका घर बहुत अच्छा होगा, घर में सुख की सारी सुविधाएं होंगी, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड होगा, बच्चे की सारी इच्छाएं उसके कहने के पूर्व ही पूर्ण कर दी जाती होंगी। तो इससे उसकी सारी इच्छाओं का पूर्ति होना, उसे सारी सुख सुविधाओं का मिलना, इससे उसका विकास तेजी से होगा, वो खुश रहेगा, पॉजिटिव माहौल मिलेगा। अगर मैं कहूँ कि स्कूल बोर्ड जो नियम बनाता है स्कूल के लिए बनाता है, लेकिन इससे इफेक्टेड बच्चा भी होता है, उसे उन नियमों का पालन करना पड़ता है। कभी ये उसके लिए सकारात्मक होते हैं और कभी नहीं भी होते हैं। इसी तरह से मीडिया या न्यूज़ जो बच्चे से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती, लेकिन ऐसी खबर या ऐसी न्यूज़ जिसकी वजह से उस पर सोच या उसके एटीट्यूड में अंतर आता है, वो उसके विकास को प्रभावित करती है। तो इस तरह से एक्सोसिस्टम डायरेक्ट रिलेटेड ना होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट फोर्थ लेयर है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा। तो सचमुच भी ये सबसे बड़ा लेयर है क्योंकि ये बच्चे के विकास के लिए जो पर्यावरण में उपस्थित कारक हैं उन बहुत सारे कारकों का वर्णन करता है। जैसे सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल स्टेटस, किसी देश का लॉ, यानी बच्चा जिस समाज को बिलोंग करता है वो समाज कैसा है, बहुत उत्कृष्ट प्रकार का है, वहाँ के बिलीव्स अच्छे हैं, उनके रीति रिवाज ऐसे हैं जो विकास के लिए सहायक होते हैं। अगर वो ऐसे समाज का सदस्य है तो उसमें विकास की संभावनाएं तेजी से होती हैं, उसका जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत अच्छा होता है। इकोनॉमिकल स्टेटस इसमें सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत अच्छा है
तो उसे बहुत अच्छा स्कूल मिलेगा, बहुत अच्छा पर्यावरण मिलेगा, बहुत अच्छी कॉलोनी में रहेगा, बहुत अच्छी सोसाइटी में रहेगा, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड मिलेगा। इस प्रकार दूसरे दूसरे बच्चों की अपेक्षा उसे बहुत अच्छा मिलेगा। जिनके पास बड़ा सा प्लेग्राउंड नहीं है, बहुत बड़े परिवार एक छोटे से कमरे में रहते हैं, गंदी बस्तियों में रहते हैं, या उनका कोई सोशल मूवमेंट ही नहीं है, कोई सोसाइटी ही नहीं है, तो ऐसे बच्चों में वैल्यूज़ बिलीव्स ये डेवलप होने में दिक्कत होती है। लॉ ऑफ कंट्री, अगर आप ऐसे देश में रहते हैं जहाँ जिस देश का कानून आपके लिए बहुत सरल है, आपको स्वतंत्रता का, व्यक्तित्व विकास का समान अवसर देता है, तो ऐसे देश में रहने से भी उस देश के कानून से, उस देश के नियमों को पालन करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होती और आपका विकास सरलता से होता है। इस प्रकार मैक्रो सिस्टम वो सिस्टम है जिसके द्वारा व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होता है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास होता है, देश के नियमों को पालन करने की क्षमता विकसित होती है, उसके एटीट्यूड और बिलीव्स डेवलप होते हैं। यूरी बोनफ्रेन मैनर की जो थ्योरी के अनुसार ये जो लास्ट लेयर है वो है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो का तात्पर्य है समय के साथ। तो ये जो चारों ऊपर अभी लेयर्स बताए, इन चारों सिस्टम के दौरान अगर उसके साथ कोई ऐसी घटना घटी होती है जो ऐतिहासिक बन जाती है, जो कभी नहीं भूल पाता और उसका उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, उसके विकास को प्रभावित करता है, तो क्रोनो सिस्टम में वो घटनाएं आती हैं जो पिछले 4 लेयर में उस कभी उसके साथ घटित हुई हो। जैसे उसके माता या पिता का तलाक हो जाना, ये ऐसी घटना है जो ऐतिहासिक होगी, वो कभी भूल नहीं पाएगा और ऐसी घटना की वजह से उसके उसके व्यक्तित्व में सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे बच्चे का पालन पोषण माता पिता की अनुपस्थिति में होगा, दुख और दर्द से होगा, हो सकता है इंटरेक्शन नहीं होने की वजह से बहुत सारी बातें न कही जा सकें, क्योंकि माता पिता के साथ इंटरेक्शन होने से बहुत सारी समस्या का समाधान भी हो जाता है। तो इस प्रकार यूरी बोनफेन-ब्रेनर की जो ये थ्योरी है, ये व्यक्ति के पर्यावरणीय कारकों की व्याख्या बहुत अच्छे से करती है, विस्तृत रूप में करती है, हर कारक के बारे में बिल्कुल स्पष्टता प्रदान करती है और सर्वमान्य भी है। लेकिन फिर भी इसकी आलोचना की जाती है इस संदर्भ में कि यह कॉग्निशन के बारे में कुछ नहीं, संज्ञानात्मक फैक्टर्स को इग्नोर करती है, लेकिन व्यक्ति के एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे में ये पूरा वर्णन करती है। तो इस प्रकार ये व्यक्ति के पर्यावरणीय कारक जो विकास को प्रभावित करती है, उसको स्पष्ट करने के लिए ये एक सटीक थ्योरी कही जा सकती है। थैंक यू।